भारत ने किया न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव, लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून, ब्रिटिश कालीन कानून की जगह लेंगे नए कानून। आरबीआई ने उठाया एक बड़ा कदम, प्रोजेक्ट नेक्सस में हुआ शामिल, भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को देगा नया आकार। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024 हुई जारी, वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के सेवन में हुई है चिंताजनक वृद्धि, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली दवा बनी कैनबिस। लद्दाख ने हासिल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाला बना केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख में चलाया गया था उल्लास कार्यक्रम। भारत की पहली तेंदुआ सफारी का हुआ शुभारंभ, वन्य जीवन पर्यटन को मिली नई दिशा, बनेरघट्टा जैविक उद्यान में स्थित है सफारी। हाल ही में भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। ये कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं। इन नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं। गौरतलब है कि इन नए कानूनों को ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लागू किया गया है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लिया है। इसमें आईपीसी के अधिकांश अपराधों को बरकरार रखा गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 377 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। वहीं नए अपराधों के अंतर्गत शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल तथा नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही छिनैती के लिए 3 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। वहीं सामुदायिक सेवा को भी सजा के रूप में शामिल किया गया है, जबकि आतंकवाद को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है। इसके तहत पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। यह 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है, जो ऐसे मामले में फॉरेंसिक विशेषज्ञ फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे। यह कानून इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन जारी करना, अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा 0 FIR का प्रावधान करता है। गौरतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। इस कानून के तहत दस्तावेज की परिभाषा संशोधित की गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में शामिल कर मान्यता दी गई है। वहीं द्वितीयक साक्ष्य को विस्तार करते हुए मौखिक स्वीकारोक्ति, लिखित प्रस्तुतियां आदि जैसी अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं, जबकि साथ ही इकबालिया बयान की आवश्यकता को संशोधित किया गया है। हाल ही में आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। आरबीआई ने यह कदम पिछले कुछ समय से यूपीआई के जरिए विभिन्न देशों में तीव्र भुगतान प्रणालियों द्वारा किए जा रहे सहयोग के चलते उठाया है, जिसके जरिए आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों के माध्यम से सीमा पार देशों को जोड़ने का प्रयास किया है। बता दें कि प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जो घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाती है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के 4 फास्ट पेमेंट सिस्टम वाले देशों को जोड़ना है। इसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड तथा भारत को जोड़ा जाना है, जो इस मंच के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश होंगे। यह प्लेटफॉर्म एक मानकीकृत एकल कनेक्शन समाधान प्रदान करता है, जिसके जरिए सीमा पार बिना रुकावट के लेन देन किया जा सकेगा। ऐसे में इस प्लेटफॉर्म को और अधिक देशों तक वर्ष 2026 तक विस्तारित किए जाने की संभावना है। इसकी संकल्पना BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब द्वारा की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका स्वामित्व सदस्य केंद्रीय बैंकों के पास है। यह 1930 में स्थापित सबसे पुरानी वैश्विक वित्तीय संस्था में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के देखरेख में काम करती है। इसका प्राथमिक लक्ष्य केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ाना है। इसका मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रोजेक्ट 76 के लिए प्रारंभिक अध्ययन शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बियों के डिजाइन और विकास पर अध्ययन किया जाएगा।
हालांकि प्रोजेक्ट 75I के तहत नई पनडुब्बियों की खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि प्रोजेक्ट 76 का उद्देश्य एक नई उन्नत किस्म की पनडुब्बी का निर्माण करना है। इसमें भारत में बनाए गए उपकरणों तथा तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें हथियार, मिसाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सोनार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, मस्तूल और पेरिस्कोप शामिल होंगे। इसका लक्ष्य भारत को अपनी पनडुब्बी क्षमता में वृद्धि करना है, साथ ही विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना है। जानकारी के लिए बता दें, प्रोजेक्ट 75I को प्रोजेक्ट 75 इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय नौसेना की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका उद्देश्य 6 नए डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण और अधिग्रहण करना है। इसके अंतर्गत बनाए जाने वाली पनडुब्बियों में उन्नत तकनीकी और क्षमताएं शामिल होंगी, जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक, जो पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता प्रदान करेगी। इसके अलावा पनडुब्बियों में ISR तकनीक, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, एंटी शिप वारफेयर और भूमि हमले की क्षमता जैसे विशेषताएं भी होंगी। यह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की पहले से चल रही प्रोजेक्ट 75 की अगली कड़ी है, जिसके तहत कलवरी क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। इन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई में मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जा रहा है। इसके तहत INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को 2017 और 2021 के बीच कमीशन किया गया। वहीं हाल ही में 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को नौसेना में शामिल किया गया, जबकि 6ठी पनडुब्बी वागशीर का अभिसमुद्री परीक्षण चल रहा है। हाल ही में बनेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। यह जैविक उद्यान कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जिसमें तेंदुआ सफारी करीब 20 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसमें प्राकृतिक रूप से चट्टानी आकृति और कुछ पर्णपाती वनों के साथ एक उबड़ खाबड़ इलाके पाए जाते हैं, जो कि वर्तमान में यह 8 तेंदुओं का घर है। बता दें कि 2002 में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से को बनेरघट्टा जैविक उद्यान में बदल दिया गया था। यह उद्यान इस मामले में अनोखा है कि इसमें एक चिड़ियाघर, तितली बाड़ा, मछली घर, सांप घर के साथ एक सफारी पार्क का केंद्र है। इसके अलावा यह एक पशु बचाव केंद्र भी है, जो कई जंगली जानवरों, खासकर सर्कस के जानवरों की रक्षा के लिए काम करता है। गौरतलब है कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। इसे साल 1971 में स्थापित किया गया था, जबकि इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह लगभग 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवर जैसे कि बाघ, शेर, बाइसन, तेंदुआ और जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। वहीं यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की ओर जाने वाले हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। यहाँ शुष्क पर्णपाती झाड़ीदार वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय मिश्रित वन की वनस्पतियां पाई जाती हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल टाइगर रिजर्व तथा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान एवं कुद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। जानकारी के लिए बता दें कि तेंदुआ बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने जीवित गैंडों की सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ को प्रत्यारोपित किया है। यह प्रक्रिया प्रोजेक्ट राइजोटोप के अंतर्गत की गई। ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि सींगों में लगाए गए रेडियो आइसोटोप को हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमा चौकियों पर विकिरण डिटेक्टरों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। बता दें कि राइजोटोप प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2021 में की गई थी। इसका लक्ष्य अवैध रूप से शिकार किए गए गैंडों की सींगों का पता लगाना है, साथ ही उन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी बनाना है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के तहत 20 गैंडों के सींगों में 2 छोटे रेडियोधर्मी चिप्स लगाए गए हैं, जिसमें कम मात्रा वाले रेडियोधर्मी पदार्थ को प्रयोग किया गया है, जिससे पशुओं तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विकिरण सेंसरों द्वारा पता लगाया जा सके। ऐसे में वैज्ञानिक की माने तो सींग पर लगे रेडियोधर्मी पदार्थ 5 साल तक बने रह सकते हैं। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर अधिकांश गैंडे दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसके चलते यह एशियाई देशों में गैंडे की सींगों की बढ़ती मांग के कारण अवैध शिकार की समस्या से जूझ रहा है। दरअसल गैंडे की सींगों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि गैंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें अफ्रीका में सफेद और काले गैंडे, एशिया में बड़े एक सींग वाले जावन और सुमात्रा गैंडे की प्रजातियां शामिल हैं। इनमें अफ्रीकी सफेद गैंडे मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं गैंडे के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं भारत ने बड़े एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का मकसद गैंडे की प्रजातियों को विलुप्ति के खतरे से बचाना है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत आवास विकास, स्वस्थानीय संरक्षण तथा संरक्षित प्रजनन केंद्र के निर्माण को पूरा करना है, साथ ही कैप्टिव पक्षियों को मुक्त करना है। हालांकि बीते दिनों राष्ट्रीय कैंपा कार्यकारी समिति ने 2024 से 2023 के लिए परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रस्ताव की सिफारिश की थी। दरअसल इस परियोजना में 2 घटक शामिल थे। पहले घटक के अंतर्गत जैसलमेर के रामदेवरा में संरक्षण प्रजनन केंद्र का निर्माण पूरा करना तथा सोरसन लेसर फ्लोरिकन सुविधा का विकास करना है, जबकि दूसरे घटक के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्वस्थानीय संरक्षण करना है। बता दें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक स्थलीय पक्षी है जो भारत में पाई जाने वाली 4 बस्टर्ड प्रजातियों में से सबसे बड़ी है। इसकी 3 अन्य प्रजातियां मैक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन है। इसे घास के मैदान का प्रमुख पक्षी माना जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का सूचक भी है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में संरक्षित किया गया है। वहीं भारत सरकार द्वारा इस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि लेसर फ्लोरिकन बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा पक्षी है, जिसे स्थानीय रूप से गुजरात में खरमोर और राजस्थान में खरतीतर के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी सामान्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल की है। उसे यह उपलब्धि चल रहे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुई है, जो लद्दाख की आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्रदर्शित करती है। साथ ही सभी के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से अपने नागरिकों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। बता दें कि उल्लास यानी समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लोकप्रिय नाम है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। इसे भारत सरकार द्वारा 2022 से 2027 तक 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में 5 घटक शामिल हैं, जिनमें मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा शामिल है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना है, जो समुचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, तथा साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह शिक्षार्थियों को पढ़ने, लिखने और अंकगणित कौशल हासिल करने के साथ साथ आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा शिक्षार्थियों को दीक्षा पोर्टल और उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दी कि दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक पहल है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसे भारत के लगभग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों तथा बोर्डों द्वारा अपनाया गया है, जिसमें CBSE भी शामिल है। हाल ही में UNODC यानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक नशीली दवाओं के सेवन में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जहां दुनिया भर में नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की संख्या साल 2022 में करीब 292 मिलियन हो गई है, जो कि पिछले दशक की तुलना में 20% की वृद्धि मानी जा रही है। वहीं रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली दवा कैनबिस है, जबकि इसके बाद प्रयोग की जाने वाली दवा ओपियोइड, एम्फेटामिन, कोकीन और एक्सटेसी है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले विकारों से पीड़ित 11 में से केवल 1 व्यक्ति को ही उपचार मिल पाता है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि लगभग 64 मिलियन लोग ऐसे विकारों से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि नशीली दवाओं के सेवन से महिलाओं को उच्च जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें संबंधित विकारों से पीड़ित 18 में से केवल 1 महिला को ही उपचार मिल पाता है, जबकि पुरुषों में 7 में से केवल 1 को ही उपचार मिल पाता है। जानकारी के लिए बता दें कि विश्व ड्रग रिपोर्ट UNODC द्वारा हर साल प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट विभिन्न औषधि श्रेणियों के लिए औषधि बाजारों में प्रमुख विकास का वार्षिक आंकड़े प्रदान करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 2. यह आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में स्थित है। 3. यहाँ केवल शुष्क पर्णपाती झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
यह एक जलीय पक्षी होता है। 2. भारत में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। 3. इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में संरक्षित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व बैंक की एक वित्तीय संस्था है। 2. इसे 1930 में स्थापित किया गया था। 3. इसका मुख्यालय बेसल, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट राइजोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत साल 2021 में की गई थी। 2. इसका लक्ष्य अवैध औषधि जड़ी बूटियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है। 3. इस प्रोजेक्ट के तहत रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उल्लास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक साक्षरता कार्यक्रम है। 2. यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। 3. इसे 2022 से 2027 तक 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का अगला चेयरमैन चुना है। गौरतलब है कि शेट्टी मौजूदा चेयरमैन दिनेश खारा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 में समाप्त होगा। बता दें कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से प्रभावी रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवा संस्थानों के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना है और साथ ही इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अराकू कॉफी का जिक्र किया। बता दें कि अराकू वैली अरेबिका कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश और ओडिशा क्षेत्र के लिए विशाखापत्तनम जिले के पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जो समुद्र तल से 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कॉफी आदिवासी समुदायों द्वारा जैविक तरीके से उगाई जाती है, जिसमें जैविक खाद, हरी खाद और जैविक कीट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गौरतलब है कि अराकू कॉफी को 2019 में GI टैग भी प्रदान किया गया है। हाल ही में DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के लगातार 6 परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। ये परीक्षण उन्नत रडार क्रॉस सेक्शन, विजुअल और इंफ्रारेड प्रणालियों के साथ किए गए, जिसे DRDO के वैमानिकी विकास संस्थान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन किया गया और इसका उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा किया गया है। इस अभ्यास का मकसद परीक्षण के दौरान बूस्टर को सुरक्षित विमोचन, लॉन्चर क्लियरेंस जैसे विभिन्न उद्देश्यों की जाँच करना था। यह स्वदेशी प्रणाली एक ऑटो पायलट विमान एकीकरण, प्री फ्लाइट चेक और स्वायत्त उड़ान के लिए लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन की गई है। इसमें उड़ान के दौरान, उड़ान के बाद विश्लेषण के लिए डेटा रिकॉर्ड करने की सुविधा भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 जियो पोर्टल लॉन्च किए। इसमें ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत 4.0 पोर्टल और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस 5.0 शामिल किए गए। इसे इसरो द्वारा बनाया गया है। ये नवीनतम भूस्थानिक उपकरण पूरे देश में विभिन्न स्थानों के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाली उपग्रह चित्र उपलब्ध कराएंगे, साथ ही विजुअलाइजेशन और योजना बनाने में भी मदद करेंगे। वहीं भुवन ग्रामीण स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटलीकरण और भूमि राजस्व प्रबंधन द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहा है, जबकि आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस 5.0 प्राकृतिक आपदाओं पर अंतरिक्ष आधारित इनपुट प्रदान करेगा और भारत सहित पड़ोसी देशों में आपदा जोखिम को कम करने में मदद करेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। बता दें कि स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत जून 2015 में की गई थी। इस मिशन के तहत शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। इसमें 100 शहरों का चयन एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी जीवन को बेहतर बनाना और शहरों में रहने वाले नागरिकों को उच्च गुणवत्ता प्रदान करना है। साथ ही बुनियादी सेवाएं, कुशल शहरी गतिशीलता और परिवहन, ऊर्जा प्रबंधन, किफायती आवास, जल आपूर्ति, सफाई और स्वच्छता सेवाएं, स्थायी पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करना है।
हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र के संकेतकों तक पहुंच प्रदान करना है। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा, जो इस साल सितंबर तक जारी रहेगा। इस अभियान के हिस्से के रूप में जिला और ब्लॉक अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही सभी आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में पहचाने गए 12 विषयों पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, स्वास्थ्य शिविर, प्रदर्शनी, पोस्टर बनाने और कविता प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल के तहत लाईफाई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया है। इस फंडिंग का उद्देश्य भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए सुरक्षित वायरलेस संचार को बढ़ावा देना है, जो विशेष रूप से नौसेना और आधुनिक युद्ध में आने वाली अनूठी संचार चुनौतियों पर केंद्रित है। बता दें कि लाईफाई यानी लाइट फिडेलिटी एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए विजुअल लाइट का उपयोग करती है। यह तकनीक वाईफाई का एक विकल्प है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के बजाय विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है, जहां यह तकनीक उच्च गति, सुरक्षित और ऊर्जा कुशल संचार चैनल बनाने के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रयोग करती है। हाल ही में घोषणा की गई कि भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन 21 जुलाई से नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाना है। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग 195 देशों की राज्य पार्टियां, सलाहकार निकायों, वरिष्ठ राजनयिकों, विरासत विशेषज्ञों, विद्वानों और शोधकर्ताओं के 2500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बता दें कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की स्थापना 1972 में यूनेस्को के 17वें सत्र के दौरान की गई थी। यह शिक्षा, सामाजिक विज्ञान तथा संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।